अब हम CSS की कुछ डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं। और डिस्प्ले से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एज़ यू नो ऑलरेडी के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट्स। अगर आप ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन एलिमेंट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, और इसी तरह से अगर आप इनलाइन एलिमेंट्स को डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट्स करना चाहते हैं तो फिर भी हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और ये हम वेब पेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह से करते हैं, बिकॉज जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उनको भी एज अ ब्लॉक एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेता हूँ, एक डिव टैग ऐड करता हूँ, और मैं कुछ एक अपनी जो वेबसाइट है उसकी एक नेविगेशन बार बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल उस नेविगेशन बार के अंदर तीन ऑप्शंस होंगे, होम होगा, अबाउट होगा और कॉन्टैक्ट अस होगा। अब जब इसको हम सेव करेंगे तो हम देख सकते हैं कि होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस, ये हमारे पेज की एक नेविगेशन आ गई। होम पे क्लिक करने से हम होम पे चले जाएंगे, अबाउट में चले जाएंगे एंड कॉन्टैक्ट अस में चले जाएंगे। और नेविगेशन के लिए जब हम इस तरह के मेन्यू आइटम्स बना रहे हैं और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा लिस्ट आइटम जो है उसके साथ डॉट्स ना आए। ठीक है, तो उसके लिए हम लिस्ट स्टाइल यूज़ कर लेते हैं, हम कहते हैं ना। ठीक है, तो अब उसके साथ जो डॉट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, लिस्ट का स्टाइल जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब ये लिस्ट के जो आइटम्स हैं दीज आर ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली। ठीक है, सो अगर हम ये चाहते हैं कि वेब पेज के अंदर ये वर्टिकली ना जाए, ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इसको इनलाइन एलिमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि होम के बाद अबाउट आए, अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट अस आए। ठीक है, तो उसके लिए हम इसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं और इसको हम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही लाइन के अंदर चले गए, और अब हमारी नेविगेशन जिस तरह वेब पेजेस के ऊपर आती है उस तरह से, इसी तरह से हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो कि इनलाइन एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्पैन ऐड करते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट 1 है, और इसी तरह एक और स्पैन है, इसके अंदर टेक्स्ट। ठीक है, एंड स्पैन जो है वो बेसिकली इनलाइन एलिमेंट है, तो ये टेक्स्ट 2 जो है ये टेक्स्ट 1 के बाद ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हम इसको न्यू लाइन पे शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्पैन को क्या करना पड़ेगा, इसको ब्लॉक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम डिस्प्ले को क्या कर देंगे, ब्लॉक। तो इस तरह से ये अब जो स्पैन के एलिमेंट्स हैं वो लाइन बाय लाइन हमारे पास। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास पोजीशन एलिमेंट है और एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, उसका हम ऑर्डर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन टू यू एंड दिस विल मेक मोर सेंस। कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करते हैं, और इस इमेज के अंदर मैं बता देता हूँ जो हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज अवेलेबल है यहाँ पे, वो यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ, pg.png। इसको हम सेव करते हैं, तो अब क्या होगा, ये इमेज हमारे पास इस पेज के ऊपर आ गया। अब इस पे इमेज को मैं एक आईडी दे देता हूँ, एंड दैट आईडी फॉर एग्जांपल बीजी, और इस आईडी का हम यहाँ पे सिलेक्टर बना लेते हैं कि आईडी जो आईडी का नाम है दैट इज बीजी, इसका यहाँ पे हम स्टाइल। सबसे पहले तो इसकी विड्थ और हाइट जो है उसको एडजस्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल विड्थ इज 400 पिक्सल्स एंड हाइट इज 180 पिक्सल। ठीक है, तो ये एक रीजनेबल साइज के पास हमारे पास। अब मैं इसको जब पोजीशन एलिमेंट करूंगा तो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या मुराद है मैं आपको दिखाता हूँ। पोजीशन एलिमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, एंड पोजीशन चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ। तो एब्सोल्यूट करने के बाद कुछ नहीं हुआ पेज के अंदर, क्योंकि हमने इसको टॉप से और कोई पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की। तो मैं टॉप से इसको 0 पिक्सल दे देता हूँ, और इसी तरह से मैं इसको लेफ्ट से भी 0 पिक्सल्स दे देता हूँ। अब क्या हुआ कि ये एलिमेंट ना एब्सोल्यूट पोजीशन के हिसाब से टॉप से 0 पिक्सल्स और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल्स चला गया। तो अब हुआ ये कि बैकग्राउंड जो है वो इस इमेज ने अपनी जब पोजीशन ली तो बाकी जो इसके एलिमेंट्स थे वो डिस्प्ले में इसके पीछे चले गए। ठीक है, इसको एडजस्ट करने के लिए हम जी इंडेक्स यूज़ करते हैं। जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी है, जी इंडेक्स बेसिकली हम ये बताते हैं कि कौन से एलिमेंट को क्या ऑर्डर देना है। ठीक है, सो अभी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो 0 है, कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया। तो अगर मैं जी इंडेक्स इस इमेज को दे दूंगा और मैं इसको दे देता हूँ कि 0 से पीछे चले जाओ -1, तो क्या होगा कि जो 0 वाले एलिमेंट्स हैं वो ऊपर शो होंगे और -1 वाले पीछे शो होंगे। ठीक है, तो -1 में बिकॉज ये इमेज है तो इमेज पीछे चला जाएगा। और ये फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मैं इसको -1 नहीं देना चाहता,
जी इंडेक्स को, तो आप जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको भी जी इंडेक्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस जी इंडेक्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अभी हम काम करते हैं स्पैन। तो स्पैन का हम करेंगे जी इंडेक्स, क्योंकि ये बाकी सारे ज़ीरो हैं। एक्चुअली ये करने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिफ्रेश हो जाए। अब हम इसको जी इंडेक्स देंगे और इसका जी इंडेक्स हम कर देते हैं 1, क्योंकि ज़ीरो से जो इमेज है वो ज़ीरो पे है, तो 1 जो है इसके ऊपर आ जाएगा। 1 करने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं आया। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जी इंडेक्स उन एलिमेंट्स पे काम करता है जो पोजीशनड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इसको हम पोजीशन दे देते हैं और इसको मैं कह देता हूँ रिलेटिव। तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास जितने भी स्पैन थे वो जी इंडेक्स उनका 1 हुआ, तो इमेज से वो ऊपर आ गए, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स ऊपर नहीं आए, लेकिन ये एलिमेंट ऊपर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको जी इंडेक्स दे देता हूँ ताकि हमारे बाकी के एलिमेंट्स ऊपर आ जाएं। और ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट जो कवर करते हैं वो ये है कि जो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से काम करती हैं। मैं एक न्यू डिव ले लेता हूँ और उस डिव को मैं कह देता हूँ ओवर, और इस डिव के अंदर हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, दैट इज़ पैराग्राफ, ठीक है। और हमारे पास ये टेक्स्ट ऐड हो गया, ऑलराइट। और एक और चीज़ भी करता हूँ मैं कि जो ओवरफ्लो है इसकी क्लास का सिलेक्टर बना लेते हैं। और ओवरफ्लो के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को, जो ये कंटेनर है, इसको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि हम इसको देख सकें कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो सॉलिड, तो आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर का एक जो है वो इसको बॉर्डर मिल चुका है, और इसको थोड़ा सा ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए एक ब्रेक ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर दिस एग्जांपल। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको हाइट इसकी स्पेसिफाई कर देता हूँ इस डिव की। ओवरफ्लो बेसिकली हमारे पास डिव है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर एक पैराग्राफ है, तो अगर मैं इसकी हाइट यहाँ पे ऐड कर दूंगा और हाइट को मैं कर देता हूँ 50, अब क्या होगा कि हमारा जो कंटेनर है वो 50 पिक्सल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने देखी कि जो उसका कंटेंट है वो अपने कंटेनर से बाहर जा रहा है। जो पैराग्राफ है वो बेसिकली डिव टैग के अंदर है, तो डिव टैग इज 50 पिक्सल्स, यहाँ से यहाँ तक 50 पिक्सल्स, बट उसका जो कंटेंट है वो उससे बाहर जा रहा है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी में हम बता सकते हैं इसको कि हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल का क्या मतलब है, कंटेंट ज़्यादा हो जाए अपने कंटेनर से तो इसके अंदर स्क्रॉल ऐड कर दो। अगर कंटेंट कम भी होगा तो अगर आपने ओवरफ्लो स्क्रॉल दे दिया तो इसके अंदर स्क्रॉल ऑलवेज शो होगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं 150 पिक्सल्स कर देता हूँ तो अब भी हमारे पास ये कंटेनर जो है वो इसके अंदर पूरा कंटेंट आ रहा है, और इसको मैं 50 पिक्सल्स कर देता हूँ तो अब ये कंटेनर के अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसके अंदर ओके। एक और जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि ओवरफ्लो के अंदर अगर हम हिडन दे देंगे तो जो विजिबल एरिया वो हमें दिखा सकता है वो दिखा देगा, तो बाकी का हम उसको व्यू नहीं कर सकते और वो उस कंटेनर के अंदर हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई स्क्रॉलर अभी नहीं आ रहा और इसके साथ हम और कुछ नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है इसकी, ओवरफ्लो को हम विजिबल कर सकते हैं। विजिबल करेंगे तो क्या होगा कि जो कंटेंट है वो कंटेनर से बाहर आ जाएगा, और विजिबल जो प्रॉपर्टी है बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो की वैल्यू विजिबल होती है। इसीलिए जब हम ओवरफ्लो नहीं भी ऐड करते तो क्या होता है, जो कंटेंट है वो अपने कंटेनर से बाहर जा रहा होता है। और अगर हम इसको ऑटो कर देंगे तो भी क्या होगा कि जब कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो एलिमेंट्स फ्लोट प्रॉपर्टी है वो किस तरह से काम करती है। उसके लिए हम एक न्यू डिव ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और उसको मैं कह देता हूँ फ्लोट। फ्लोट के अंदर एक मैं इमेज ऐड कर देता हूँ, एंड फॉर एग्जांपल दिस इमेज इज जेपीजी, और इस सोर्स को एक सैंडविच की इमेज ऐड की है तो इसको एक आईडी दे देते हैं ताकि इसको हम सेलेक्ट कर सकें। दैट आईडी इज, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज आ रहा है और इस इमेज को हम यहाँ पे आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर देते हैं सैंडविच को, और इसको एक जो हाइट और विड्थ है वो भी स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ एक विड्थ दे देता हूँ तो हाइट इसको ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल विड्थ इज 200 पिक्सल्स, तो इसकी जो हाइट है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसी कंटेनर के अंदर जहाँ पे हमने इमेज ऐड की है हम उसके अंदर एक पैराग्राफ भी ऐड कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ कंटेंट को ऐड कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि इमेज शो हो रहा है और उसके बाद हमारे पास कंटेनर शो। व्हाट इफ अगर हम इस इमेज के बाद यहाँ पे टेक्स्ट को शो करवाना चाहते हैं इस एरिया के अंदर, तो बिकॉज कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स थे तो इस वजह से क्या हुआ
कि वो न्यू लाइन पे चले गए। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से शो करवाना चाहता हूँ कि ये लेफ्ट पे शो और वो राइट पे शो हो, तो उसके लिए हम फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। फ्लोट इज़ लाइक, जैसे फ्लोट का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है स्विम, ठीक है। तो एक कंटेनर है कि उसमें एलिमेंट्स को स्विम होके किस साइड पे जाना है। तो फ्लोट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो लेफ़्ट और राइट होती हैं। दैट मीन्स कि इस एलिमेंट को जो स्विम करके लेफ़्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, ठीक है। तो सैंडविच का हमने ऑलरेडी ऊपर एक सिलेक्टर बनाया हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, फ्लोट, और इसको मैं करता हूँ लेफ़्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या होगा कि लेफ़्ट पे इमेज शो होगा और राइट पे उसका कंटेंट शो होगा। और इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देता हूँ, ये विजिबली अच्छा नजर आए। 5 पिक्सल्स ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि इमेज शो हो रहा है और राइट साइड पे। व्हाट इफ इसको मैं इमेज को राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको राइट कर दूंगा और ये इमेज हमारा राइट साइड पे चला जाएगा। इसके अलावा हम कुछ अलाइन एलिमेंट्स को किस तरह से करना है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। और उसके लिए मैं एक न्यू कंटेनर ऐड कर देता हूँ और इस कंटेनर के अंदर मैं एक पैराग्राफ को ऐड कर देता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज, और इसके अंदर एक आईडी भी दे देते हैं ताकि हम इसको सिलेक्ट कर सकें। एंड दैट आईडी फॉर एग्जांपल इज, अब ये यहाँ पे ऐड हुआ, हम इसको सारे को ऊपर वाले को रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल हो जाए और उसके अंदर हम अपना काम कर लें। हमारे पास इस तरह से आ जाएगा और हम जो कुछ स्टाइल्स हैं इनको भी रिमूव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि अलाइन किस तरह से काम करता है। बेसिकली एक हमारे पास कंटेनर है और उसके अंदर एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इसका जो सिलेक्टर है उसके थ्रू कुछ स्टाइल देता हूँ ताकि हमें पता चले कि इस टेक्स्ट ने कौन सा एरिया लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक मैं बॉर्डर दे देता हूँ एंड दैट बॉर्डर इज सॉलिड। तो अब आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट के साइड पे जो है एक बॉर्डर आ चुका है। पहली तो प्रॉपर्टी हम उसके अंदर ये स्टडी कर लेते हैं कि अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट को अलाइन करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर इज अ डिफरेंट थिंग। ये जब आप किसी एलिमेंट पे स्पेसिफाई करेंगे तो उस एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट होगा वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। एलिमेंट इटसेल्फ सेंटर अलाइन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट ने अभी पूरी स्पेस ली हुई है, खुद जो है वो सेंटर अलाइन नहीं होगा, बट उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। इसको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ और इसको 100 पिक्सल्स दे देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर अलाइन है अपने कंटेनर के अंदर और उसका कंटेनर जो है वो टोटली 100 पिक्सल है, ठीक है। क्योंकि हमें बॉर्डर ये बता रहा है कि इसने अब फुल विड्थ नहीं ली पेज की और ये 100 पिक्सल्स इसने विड्थ ली। व्हाट इफ कि हम इसके कंटेनर को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं। हम टेक्स्ट को सेंटर अलाइन नहीं करना चाहते, हम इसके कंटेनर को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम इसको मार्जिन की प्रॉपर्टी देंगे और मार्जिन में हम बताएंगे ऑटो। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसके पास जितनी भी स्पेस अवेलेबल है वो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे उस स्पेस को इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये जो इसका कंटेनर है वो सेंटर अलाइन हो चुका है और उसके अंदर जो टेक्स्ट है अगर आपने उसको भी सेंटर अलाइन करना है तो आप उसके लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। तो अब टेक्स्ट अपने कंटेनर के अंदर सेंटर अलाइन हो गया और जो कंटेनर है वो जितनी स्पेस अवेलेबल थी उस हिसाब से सेंटर अलाइन हो गया। अगर मैं स्क्रीन को रिसाइज करता हूँ तो भी ये सेंटर अलाइन ही रहेगा। जितनी स्पेस अवेलेबल होगी उस हिसाब से लेफ्ट और राइट साइड से ये उसको स्पेस को डिवाइड कर देगा और हमारे पास जो एलिमेंट है वो परफेक्टली अलाइन हो जाएगा अपनी अवेलेबल स्पेस। तो इस तरह से कुछ CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की हैं जो जैसे काम करती हैं, उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें कवर की हैं। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मार्जिन ऑटो वगैरह हमने ऐड किया, तो आप एलिमेंट्स को बॉर्डर दे दें ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि इस एलिमेंट ने कितनी स्पेस ली हुई है और उसको आप विजुअली देख सकें। अगर यहाँ पे बॉर्डर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर हम इसको विजुअली नहीं देख सकेंगे कि ये टेक्स्ट अपनी जगह अपने कंटेनर के अंदर अलाइन हो रहा है या इसका कंटेनर जो है वो अलाइन हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो उसको हम विजुअली उस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसलिए बॉर्डर ऐड करना एक अच्छा आइडिया साबित होता है।